एक इंसान की जिंदगी की कीमत क्या है? इस सवाल का जवाब समय के साथ साथ बदलता रहता है। लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करेंगे, भारत में घटी ये सच्ची घटना आज भी चीख चीख कर इस सवाल का जवाब मांगती है। उड़ीसा के जिले बालासोर में स्थित एक गांव है राजगोविंदपुर, जहां यह कहानी जन्म लेती है। राजगोविंदपुर एक ऐसा गांव जिसके चारों तरफ संथाल और माझी जनजाति के लोगों के कई गांव थे, लेकिन इस गांव का असली आकर्षण था यहाँ का कुख्यात एरोड्रम। वो पुराना एरोड्रम जहां हवाई जहाज के कई पुराने टुकड़े पड़े रहते थे। डिफेंस डिपार्टमेंट के इंजीनियर ने इस एरोड्रम की देखरेख की जिम्मेदारी 2 चौकीदारों को दी थी, जिनके नाम थे दिवाकर और गोविंद। लेकिन इस कहानी में पहला मोड़ तब आता है जब इस गांव में एंट्री होती है जगत बंधु चटर्जी की, जो कि चटर्जी ब्रदर्स फर्म के मालिक थे। अप्रैल 1958 का वो दिन जब जगत बंधु चटर्जी अपने नौकर राम बहादुर थापा के साथ पहली बार राजगोविंदपुर में कदम रखते हैं। लेकिन इस समय तक कोई नहीं जानता था कि इन दोनों का इस गांव में आना भारत में हुए सबसे अजीब अपराध की नींव रखेगा। अब ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है जब ये साफ होता है कि जगत बंधु चटर्जी इस गांव में हवाई जहाज के स्क्रैप्स पार्ट्स खरीदने आए हैं। इसी मकसद से ये दोनों गांव में कृष्णचंद्र पात्रो नाम के इंसान के घर रुकते हैं। वहां कुछ समय बिताने के बाद चटर्जी और उसके नौकर राम बहादुर थापा को उस कुख्यात एरोड्रम के बारे में कई बातें पता चलती हैं। दरअसल वहां के स्थानीय लोगों का मानना था कि एरोड्रम के सुनसान इलाके में भूत रहते हैं और इसीलिए रात में लोग एरोड्रम के पास कभी अकेले नहीं जाते। लेकिन चटर्जी और उसके नौकर का इन दावों पर कितना भरोसा था, ये तो आगे ही पता लगेगा। 20 मई 1958 की काली रात, जब चंद्र मांझी नाम का एक आदिवासी कृष्णचंद्र पात्रों की चाय की दुकान पर पहुंचता है। अगर आपने गौर से सुना होगा तो आपको पता ही होगा कि ये वही कृष्णचंद्र पात्रो है जिसके घर में जगत बंधु चटर्जी और राम बहादुर थापा ठहरे हैं। रात के 9 बज रहे हैं और वो आदिवासी चंद्र मांझी अपने गांव तेलकुंडी जाने से डर रहा है, क्योंकि रात का सन्नाटा बहुत डरावना है। ऐसा करते करते रात के तकरीबन 12 बज जाते हैं और ये सब देखकर जगत बंधु चटर्जी अपने मकान मालिक कृष्णचंद्र पात्रो से अपनी एक इच्छा जाहिर करते हैं। इच्छा एरोड्रम में भूत देखने की। ख्वाहिश थोड़ी अटपटी तो थी, लेकिन आखिरकार जगत बंधु चटर्जी, उनके नौकर राम बहादुर थापा और कृष्णचंद्र पात्रो अपनी भूत देखने की इच्छा के लिए तैयार होते हैं। वो सारे मिलकर चंद्र मांझी को जगाते हैं और उसे उसके गांव तेलकुंडी छोड़ने निकल पड़ते हैं। मांझी को उसके गांव छोड़ने के बाद ये लोग वापस राजगोविंदपुर लौट रहे थे और चलते चलते ये तीनों रास्ते में एरोड्रम के कैंप नंबर 4 तक पहुंचते हैं और वहां जो होता है वो सबकी चीखें निकाल देता है। वो देखते हैं कि एरोड्रम के कैंप नंबर 4 में अजीब सी रोशनी दिख रही है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और वो रोशनी देखकर उन्हें ये लग रहा था कि यह कोई आम रोशनी नहीं थी। उस रोशनी के इर्द गिर्द मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत नाच रहे हो। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भूतों से मिलने की उनकी इच्छा शायद आज पूरी होने वाली थी। लेकिन तभी वो तीनों उस रोशनी की ओर दौड़े। राम बहादुर थापा उनसे काफी पहले पहुंचा और उसने अपनी खुरकी निकाली और अंधेरे में ही भूत पर हमला कर दिया। कुछ देर बाद कृष्णचंद्र वहां पहुंचा, लेकिन अंधेरे में राम बहादुर थापा ने उस पर भी वार कर दिया। कृष्णचंद्र जोर से चीखा, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीखने की आवाजें आई और तब राम बहादुर थापा ने हमला करना बंद कर दिया। और उसके बाद उसने जो देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। दरअसल राम बहादुर ने जिन्हें भूत समझा था वह पड़ोस गांव की माझी औरतें थी, जो कि लालटेन लेकर महुआ के फूल चुनने वहां आई थी। अनजाने में ही सही, लेकिन राम बहादुर के इस हमले की वजह से गहलिनी मझिहानी नाम की एक महिला की वहीं मौत हो गई और गंगा और सौंदरी नाम की 2 महिलाएं और कृष्णचंद्र बुरी तरह घायल हो गई। क्योंकि राम बहादुर थापा ने एक महिला का कत्ल कर दिया था, इसलिए पुलिस ने उसे आईपीसी की धारा 302 और 306 के तहत गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। लेकिन कुछ ही समय में यह मामला कोर्ट तक पहुंचा और कुछ ही महीनों की सुनवाई के बाद सेशंस कोर्ट ने राम बहादुर को रिहा कर दिया, क्योंकि सेशंस कोर्ट के जज का मानना था कि राम बहादुर ने जानबूझकर हत्या नहीं की और इसीलिए आईपीसी के सेक्शन 69 के तहत उसे छोड़ दिया गया। दोस्तों, आईपीसी का सेक्शन 79 हमें बताता है कि अगर किसी व्यक्ति से मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी किसी तथ्य की भूल की वजह से कोई क्राइम कमिट हो जाता है और वो गुड फेथ यानी अच्छी इंटेंशन और ईमानदारी से किया गया है, तो कोर्ट उसे माफ कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये मामला इतना संगीन था, इसलिए बात हाई कोर्ट तक पहुंचती है, जहां हाई कोर्ट ने जगत बंधु चटर्जी के बयान को प्रायोरिटी दी। लेकिन चटर्जी के बयान के बाद भी कोर्ट इसी कंक्लूजन पर पहुंचा कि राम बहादुर को यकीन था कि वो भूत पर हमला कर रहा है। वो चटर्जी और कृष्णचंद्र की बात को सुनता, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उन दोनों को भी वहां किसी भूत की मौजूदगी लग रही थी। थापा के हाथ में टॉर्च थी। अगर उसके दिमाग में जरा भी शक होता तो वो टॉर्च से देखता कि कहीं वो साया इंसान का तो नहीं। उसका टॉर्च न जलाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि उससे सच में मिस्टेक ऑफ फैक्ट के तहत
ये क्राइम हुआ है, जिसके चलते हाई कोर्ट अपने फैसले पर कायम रहा। अब क्योंकि ये केस कई डिकेड्स पहले का है दोस्तों, इसलिए उस समय पर लोगों के बिलीव्स भी काफ़ी रिजिड थे और भूतों के एग्जिस्टेंस पर विश्वास करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। कोर्ट के जजेस, जो कि इवेंचुअली खुद भी इंसान ही थे, उन्होंने भी इसी के चलते फैसला सुनाया। केस का फैसला देते वक्त इस बात को भी मद्देनजर रखा गया कि राम बहादुर थापा उस गांव और माहौल में नया था और गांव के लोकल्स ने उसको लगातार भूतों और सुपर नेचुरल इंसिडेंट्स के बारे में बताकर उसके भीतर एक डर की फीलिंग भर दी थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या राम बहादुर को सचमुच गिल्टी होना चाहिए? क्या कोर्ट ने गहली मजीहानी को जस्टिस सर्व किया? क्या एक सुपर नेचुरल इंसिडेंट की आड़ में किसी के मर्डर को सही ठहराया जा सकता है? और यही घटना अगर आज के टाइम में होती, जहां मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी ग्रोथ कर ली है, तो क्या कोर्ट का फैसला कुछ और होता? आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करना। आपके अकॉर्डिंग कौन इस घटना का असली गुनहगार था और क्या इसे रोका जा सकता था? जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में।